कहानी की शुरुआत में हमें लिंडा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम करती है। यानी कि क्लाइंट से किस तरह से मीटिंग करनी है, उन्हें किस तरह से अपनी कंपनी को पिच करना है, ये सब उसका काम है, जिसमें वो बहुत अच्छी है। पर वो सोशली ऑकवर्ड भी है, यानी कि लोगों से बात करने में, उनके साथ घुलने मिलने में उसे प्रॉब्लम होती है। उसका एक कोलीग भी होता है जो उसका हमेशा फायदा उठाता है। वो एक कंपनी के लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करती है और उसका कोलीग उसकी फाइल ले लेता है और मीटिंग में उसका नाम तक नहीं लेता, यानी कि उसके काम का पूरा क्रेडिट उसने खुद ले लिया है। हालांकि लिंडा मीटिंग की सारी बातें सुन लेती है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल जब क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होगी तो उसे ही फ्रंट में आना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसी ने बनाया है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। लिंडा का कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो अपनी सारी बातें अपने तोते को बता देती है। साथ ही वो रोज एक सर्वाइवर शो देखती है जिसमें मुश्किल परिस्थितियों में कैसे इंसान को सर्वाइव करना चाहिए, ये सब बताया जाता है। अगले दिन लिंडा जब अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके जो पुराने बॉस थे, अब उनकी जगह उनका बेटा ले चुका है जिसका नाम ब्रैडली है। वही अब इस कंपनी को संभालेगा, वही इस कंपनी का सीईओ है। जब वो कंपनी में आता है तो उस वक्त लिंडा खाना खा रही होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए ब्रैडली के सामने चली जाती है। उस वक्त उसके मुंह पर खाना लगा होता है, जो देखकर ब्रैडली को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। पहली नजर में वो तय कर लेता है कि लिंडा बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं है, जो कि उनकी कंपनी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है वो बताता है कि आपके पिता के दौर में लिंडा सबसे अव्वल हुआ करती थी, कंपनी के लगभग सभी कामों को संभालती थी। लेकिन ब्रैडली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही लिंडा का जो कोलीग होता है जिसने लिंडा का काम संभाला होता है, वो ब्रैडली के स्कूल में पढ़ा करता था, यानी कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए बहुत वक्त से जो प्रमोशन लिंडा को मिलना चाहिए था, जिसका वो इंतजार कर रही थी, वो लिंडा के कोवर्कर यानी कि उसके कोलीग को दे देता है, जिससे लिंडा को बहुत गुस्सा आता है। वो ब्रैडली के पास जाती है और कहती है कि जो प्रमोशन तुमने अपने दोस्त को यानी कि मेरे कोलीग को दिया है, उस पर मेरा हक था। अगर तुम्हारे पिता होते तो वो प्रमोशन मुझे मिलता। ब्रैडली लिंडा की बोल्डनेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता और कहता है कि जल्दी बैंकॉक में एक मीटिंग होने वाली है जिसमें मेरे साथ 2 एग्जीक्यूटिव और तुम्हारा कोलीग जिसे मैंने प्रमोशन दी है वो भी आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि उस मीटिंग में तुम भी आओ। हमारी कंपनी का मर्जर एक दूसरी कंपनी से होने वाला है। अगर तुमने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा। और अब लिंडा इसे चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन ये सब के सब फ्लाइट से बैंकॉक के लिए निकल पड़ते हैं और जब ये फ्लाइट में होते हैं तो लिंडा अपने काम में बिजी होती है। उसने हेडफोन्स लगाए होते हैं और उसी वक्त उसका कोलीग ब्रैडली और दोनों एग्जीक्यूटिव्स को लिंडा का एक पुराना ऑडिशन टेप दिखा रहा होता है जिसमें उसने सर्वाइवर शो के लिए ऑडिशन दिया था। ये सब के सब लिंडा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लिंडा को पता चल जाता है कि उसी के ऊपर ये सब के सब हंस रहे हैं, जो देखकर लिंडा को बहुत बुरा लगता है। ठीक उसी वक्त प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, जिससे प्लेन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। साथ ही प्लेन में एक छेद हो चुका है, इसीलिए कुछ लोग प्लेन से गिरकर मारे जाते हैं। लिंडा अपने कोलीग को बचाने के लिए उसे पकड़ लेती है, पर वो अपनी जान बचाने के लिए लिंडा को एक खींच रहा होता है। लिंडा समझ जाती है कि वो उसकी जगह सीट पर आना चाहता है, इसीलिए लिंडा अपनी जान बचाने के लिए फोक से उस पर हमला करती है, जिससे वो लिंडा को छोड़ देता है। और तभी इनका पूरा का पूरा प्लेन समंदर में गिर जाता है, जिससे उसके कोलीग की मृत्यु हो जाती है। लिंडा अपनी सीट बेल्ट खोलकर ऊपर आती है। पूरी रात समंदर में बहने के बाद अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो एक अनजान आइलैंड में पहुंच चुकी है। वो देखती है कि वहां पर उसका बॉस ब्रैडली भी है, जो अब भी बेहोश होता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। उसका एक पैर जख्मी भी है और अब ब्रैडली को तेज धूप से बचाने के लिए वो उसके लिए पत्तों का एक शेड बनाती है, जिसके नीचे वो ब्रैडली को लाकर रख देती है। साथ ही उसने नारियल के कुछ कवर्स को रेत में रख दिया है। उसके चारों तरफ उसने पत्ते लगा दिए हैं ताकि उनमें पानी जमा हो सके, जिसे पी सके। दरअसल उसने बहुत सारे सर्वाइवर शोज देखे हैं और वहीं से उसे सब आइडियाज मिले हैं।
इनकी किस्मत अच्छी होती है कि रात को बारिश होती है, जिस वजह से अब इनके पास पीने के लिए पानी है। अगली सुबह ब्रैडली को भी होश आ जाता है। लिंडा उसे पीने के लिए पानी देती है, साथ ही अब वो आग भी जलाती है और जब आग जल जाती है तो लिंडा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज से पहले ये सब कुछ उसने बस टीवी शोज में ही देखा था। इसके बाद वो खाने का इंतजाम भी करती है, जिसे पका कर वो ब्रैडली को देती है। हालांकि ब्रैडली खाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है कि उसके सभी साथी मारे गए, सिर्फ वो और लिंडा बचे हैं। पर लिंडा उसे कहती है कि तुम्हें ये खाना होगा, तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, साथ ही तुम जख्मी भी हो। और अब इन दोनों को यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं। ब्रैडली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, साथ ही वो लिंडा से अब भी इस तरह से बात कर रहा होता है जैसे कि वो यहाँ पर भी उसका बॉस है, वो उसे कमांड कर रहा होता है, जिस वजह से लिंडा को गुस्सा आ जाता है और वो अपना सामान उठाकर यहाँ से चली जाती है। ब्रैडली कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है ब्रैडली की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि ना तो उसके पास पीने के लिए पानी है, ना ही खाने के लिए खाना है, ना वो चल सकता है। इसीलिए उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अगली सुबह होते होते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन लिंडा लौट आती है। वो उसे पीने के लिए पानी देती है, जिसके बाद ब्रैडली को अच्छा लगता है। वो लिंडा से माफी मांगता है और अब लिंडा लकड़ी का एक भाला बनाती है और ब्रैडली से कहती है कि मुझे जंगल के अंदर से जंगली सूअर की आवाज आई है, मैं उसका शिकार करने के लिए जा रही हूँ। ये काम मुश्किल होने के साथ साथ बहुत जोखिम भरा भी होता है, इसीलिए ब्रैडली को लगता है कि लिंडा जंगली सूअर का शिकार नहीं कर पाएगी, पर वो पूरी बहादुरी से जंगली सूअर का पीछा करती है और उसे मारने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों रात को भरपेट खाना खाते हैं। अगली सुबह एक बार फिर से लिंडा जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाती है और तभी उसे समंदर में 2 पत्थरों के बीच में एक बोट दिखाई देती है। वो जोर से चिल्लाती है, पर अगले पल वो खामोश हो जाती है। ऐसा लगता है कि लिंडा यहाँ से निकलना ही नहीं चाहती। वो हमेशा सर्वाइवर शोज देखती थी, वो सर्वाइवर शोज का हिस्सा बनना चाहती थी, और अब उसे जिंदगी ने असल में वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका दिया है। इसके बाद वो ब्रैडली के पास वापस लौट जाती है। वो उसे बोट के बारे में कुछ नहीं बताती। ब्रैडली कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। लिंडा कहती है कि इतने बड़े समंदर को पार करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि हम दोनों यहाँ पर जिंदा रहें, ताकि जब कोई मदद के लिए आए तो हम यहाँ से निकल सके। लेकिन अब ब्रैडली को लगता है कि वो खुद भी यहाँ पर सरवाइव कर सकता है। वो लिंडा की इस बात से गुस्सा हो जाता है और तय करता है कि वो अपना रहने का अलग ठिकाना बनाएगा, पर उसे एहसास नहीं था कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। वो अपने लिए अलग शेड बनाने की कोशिश करता है, जिसमें उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साथ ही बारिश के पानी को इकट्ठा करना भी उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। ना ही वो खाने के लिए खाने का इंतजाम कर पाता है। जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि लिंडा के बिना वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि लिंडा ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया होता है। वो लिंडा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। लिंडा भी उसे माफ कर देती है और उसे खाने के लिए खाना देती है, और अब इन दोनों का रिश्ता एक नया मोड़ लेता है। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी है। ब्रैडली को भी एहसास हो चुका है कि लिंडा के अंदर खास टैलेंट है। लिंडा कहती है कि मैं तुम्हें खास जगह ले जाऊंगी। वो उसे चट्टानों के ऊपर एक ऐसी जगह ले जाती है जहां से चारों तरफ समंदर का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। साथ ही यहाँ पर वो ब्रैडली को कुछ बेरीज दिखाती और बताती है कि ये जहरीली हैं, इन्हें कभी मत खाना, और जंगल के उस हिस्से में जो कि बहुत ज्यादा घना है वहां पर भी जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां पर जहरीले कांटे हैं। अगर हम वहां गए तो फंस जाएंगे। अब जब ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तभी लिंडा का पैर स्लिप हो जाता है। वो चट्टान से लटक जाती है। नीचे गहरी खाई है। ब्रैडली उसे पकड़कर ऊपर खींचता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो लिंडा को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है, जिसके लिए लिंडा उसे थैंक्स कहती है। जल्दी ये दोनों के दोनों नीचे अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं और अपने खाने के लिए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। साथ ही इन्होंने अपने लिए वाइन भी बनाई होती है, जिसे पीकर ये बहुत एंजॉय करते हैं। लिंडा ब्रैडली को बताती है कि बहुत पहले मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव था। वो कभी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया करता था। एक बार वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, जिस दौरान एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जो सुनकर ब्रैडली को लिंडा के लिए बहुत बुरा लगता है।
वो बताता है कि मेरे पिता ने कभी मुझे वक्त नहीं दिया, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहे। उस देर के बाद बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। एक पेड़ ब्रैडली के ऊपर गिरने वाला होता है कि लिंडा उसे पकड़कर कूद जाती है, जिससे ब्रैडली की जान बच जाती है। बारिश और तूफान की वजह से इनका सारा सामान बिखर जाता है। ये अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में जाते हैं। ये दोनों भीग चुके हैं, इसीलिए इन दोनों को ठंड लग रही होती है। अपने आप को गर्म रखने के लिए और ठंड से बचने के लिए ये दोनों एक दूसरे को गले से लगाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। अगली सुबह जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनका सारा सामान जो भी इनके सरवाइव करने के लिए था वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। लिंडा टूट जाती है। ब्रैडली उसे सहारा देता और कहता है कि हम दोबारा अपने लिए शेल्टर बनाएंगे। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, जल्दी शेल्टर बना देते हैं। ब्रैडली कहता है कि आज का खाना मैं बनाऊंगा। रात को जब ये खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद लिंडा बेहोश हो जाती है, क्योंकि ब्रैडली ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। और उसके बेहोश होने के बाद वो एक राफ्ट निकालता है जो उसने बनाकर छुपा रखी थी, जिससे वो अकेले यहाँ से निकलने का प्लान बना चुका है। पर जब वो समंदर में थोड़ा सा आगे जाता है तो तेज लहरों की वजह से उसकी राफ्ट टूट जाती है। इतनी तेज लहरों में यहाँ से निकलना या उनके साथ तैरना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वो उसे एक बार फिर से किनारे पर फेंक देती है। लिंडा को होश आ चुका होता है। वो ब्रैडली को ढूंढकर उसकी बॉडी से पानी निकालकर उसकी जान बचा लेती है। अगली सुबह जब ब्रैडली को होश आता है तो लिंडा उसके सामने होती है। ब्रैडली अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। लिंडा उसे खाने के लिए खाना देती है, पर अब ब्रैडली चल नहीं सकता। उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा पैरालाइज हो चुका है और ये लिंडा ने किया है। ऑक्टोपस के टॉक्सिन से उसने उसकी बॉडी के कुछ हिस्सों को कुछ हद तक पैरालाइज कर दिया है। इस बारे में ब्रैडली को नहीं पता होता कि ये लिंडा ने किया है। वो पूरी तरह से असहाय है। वो लिंडा पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। लिंडा भी उसकी मदद करती है, साथ ही वो उसे चेतावनी देती है कि दोबारा इस तरह से कोई हरकत मत करना। मैं अपनी पेशेंस को लूज नहीं करना चाहती। वो अब ब्रैडली को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर रही होती है। धीरे धीरे ब्रैडली ठीक होना शुरू हो जाता है। वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो सच में लिंडा की दिल से मदद करता है। एक दिन लिंडा जब फल तोड़ने के लिए जाती है तो वो देखती है कि आइलैंड की तरफ एक बोट आ रही है। जल्दी आइलैंड पर बोट पहुंच जाती है। इसमें ब्रैडली की फियांसे और एक आदमी होता है, जिन्हें देखकर लिंडा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। लेकिन ब्रैडली की फियांसे बहुत ज्यादा खुश है। लिंडा उसे बताती है कि ब्रैडली पूरी तरह से ठीक है और अब वो इन दोनों को अपने साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ती है जहां पर ब्रैडली है। और वो नहीं चाहती कि ब्रैडली और उसके बीच में कोई भी आए, इसीलिए जानबूझकर वो उसे उस चट्टान की तरफ ले जाती है जहां का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। और जब ये उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी ब्रैडली की फियांसे का पैर स्लिप हो जाता है। वो चट्टान से लटक जाती है। उसके साथ जो आदमी होता है उसे पकड़ लेता है, ऊपर खींचने की कोशिश करता है। ये लिंडा से मदद मांगते हैं, लेकिन लिंडा इनकी मदद नहीं करती। वो बस दूर से देखती रहती है। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर ब्रैडली है। वो अकेली है, इसका मतलब ये है कि ब्रैडली की फियांसे और उसके साथ जो आदमी था वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। वापस आने के बाद लिंडा बदल जाती है। वो खामोश है, वो बदहवास है। ये बात ब्रैडली को समझ नहीं आती कि उसकी इस कंडीशन का क्या कारण है। वो कहता है कि हमें एक बार फिर से जंगली सुअर के शिकार पर जाना चाहिए, लेकिन लिंडा मना कर देती है। वो बदहवास उसी तरह से वहां पर पड़ी रहती है, जिसके बाद ब्रैडली अकेले जंगली सुअर के शिकार पर निकल जाता है। और जब उस सुअर का पीछा कर रहा होता है तभी उसे रेत के नीचे से ऊपर एक हाथ दिखता है। जब उस हाथ के पास जाता है तो उसमें रिंग देखता है, जो कि उसकी फियांसे की रिंग है जो उसी ने उसे दी थी। वो समझ जाता है कि उसकी फियांसे यहाँ तक पहुंच गई थी, पर लिंडा ने उसे खत्म कर दिया। गुस्से और दर्द में अब वो लिंडा के पास जाता है और उसे अपनी फियांसे की रिंग दिखाते हुए पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों मारा। लिंडा कहती है कि वो एक हादसा था, मैंने उसे नहीं मारा। ब्रैडली पूछता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया। लिंडा को समझ में आ जाता है कि ब्रैडली अब उसे नहीं छोड़ेगा। वो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग जाती है। ब्रैडली उसका पीछा करता है,
पर वो पेड़ों के पीछे छुप जाती है और ब्रैडली के ऊपर हमला कर देती है। ब्रैडली भी उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी करता है, लेकिन ब्रैडली के पास जो चाकू होता है जिससे वो ब्रैडली पर वार करती है। ब्रैडली अपनी जान बचाने के लिए जंगल के उसी हिस्से की तरफ भागता है जहां पर उसे लिंडा ने जाने से मना किया था, और जब वो आगे जाता है तो देखता है कि वहां पर एक घर है। वो समझ जाता है कि लिंडा ने उसे इस तरफ आने के लिए क्यों मना किया था, ताकि वो कभी यहाँ से निकलने में कामयाब ना हो सके। ब्रैडली उस घर के अंदर जाता है जहां पर खाने पीने की बहुत अच्छी सप्लाई होती है। यहाँ पर लिंडा पहले आ चुकी है। ब्रैडली समझ जाता है कि खाने पीने की सप्लाई जो लाया करती थी वो यहीं से लाती थी, और अब लिंडा भी घर के अंदर पहुंच जाती है। वो उस कंट्रोल रूम के अंदर होती है जहां से वो ब्रैडली को सीसीटीवी कैमरा से स्क्रीन पर देख सकती है। वो ब्रैडली को बताती है कि मैं यहाँ पर पहले कई बार आ चुकी हूँ, ये जगह मुझे मिल चुकी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों यहाँ से बाहर निकले। साथ ही वो एक्सेप्ट करती है कि जब उसकी फियांसे चट्टान से लटकी हुई थी और उसका साथी उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पत्थर से उनके ऊपर हमला किया, जिससे दोनों मारे गए। लिंडा ने उसकी फियांसे को उससे दूर इसीलिए किया होता है क्योंकि वो खुद ब्रैडली को पसंद करती है, और अब वो ब्रैडली के सामने गन लेकर आ जाती है। ब्रैडली बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाया, पर यह भी सच है कि जब से हम इस आइलैंड पर फंसे हैं तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, तुमने मेरी जान भी बचाई है, और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसी आइलैंड पर हमेशा के लिए एक दूसरे के बनकर रहें। लिंडा कहती है कि मैं हमेशा से ऐसा ही चाहती थी, मैंने कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, पर तुम शायद मेरे और कुदरत के इशारों को समझ नहीं पाए। कुदरत ने हम दोनों को जिंदा इसलिए रखा ताकि हम दोनों एक दूसरे के हो सके। लिंडा को यकीन हो चुका है कि ब्रैडली को अपनी गलती का एहसास है, अब वो उसका है, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन ब्रैडली ने अपने पीछे खंजर छुपाया होता है, जिससे वो लिंडा के ऊपर हमला करके उसकी गन को छीन लेता है और गन से उस पर फायर करता है, पर इसमें कोई गोली नहीं होती। लिंडा के हाथ में गोल्फ स्टिक होती है, जिससे वो ब्रैडली के ऊपर हमला करती है और उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। एक साल बाद हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो वापस सिटी में पहुंच चुकी है। वो बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि बहुत वक्त तक प्लेन क्रैश के बाद वो उस आइलैंड पर अकेली रही थी। एक तरह से वो सेलिब्रिटी बन चुकी है। वो आज एक गोल्फ टूर्नामेंट को प्रमोट करने के लिए आई है जहां पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें वो बताती है कि मैंने जो कुछ उस आइलैंड में एक्सपीरियंस किया था उस पर एक किताब लिखी गई है, जल्दी उस पर फिल्म बनने वाली है जो कि रियल इंसिडेंट पर आधारित होगी। पर दुनिया को नहीं पता कि वो अपनी बुक में कभी सच्चाई को नहीं लिख सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे जेल हो जाएगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि जब आपको पता हो कि आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली, तो सबसे अच्छा विकल्प होता है कि तुम अपने आप को जिंदा रखो, अपनी खुद मदद करो। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।